लेकिन हमारे यहां कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि नेपाल में जैसे हालात है ना, वैसे भारत में भी बन जाए। ये लोग चाहते हैं कि भारत से नरेंद्र मोदी हट जाएं। लेकिन आप देखिए कि खुद नेपाल, जहां की क्रांति को देखकर ये लोग नरेंद्र मोदी को हटाने के सपने पाल रहे हैं, खुद वो नेपाल मोदी जैसे नेता की डिमांड कर रहा है। बॉस, नेपाल में इतनी बड़ी क्रांति इसलिए हुई कि वहां पर मोदी जैसा कोई लीडर ही नहीं था। ये पब्लिक कह रही है। वहां नेपाल में जो लीडर थे वो बूढ़े बूढ़े होकर भी दशकों से वहां पर जमे हुए थे। इन्होंने अपने परिवार, अपने बच्चों को आगे बढ़ाया, खूब अय्याशी की जिंदगी जी, अकूत दौलत कमाई। इन्हीं के खिलाफ तो नेपाल में विद्रोह हुआ। नेताओं के खिलाफ नारे लगाते हुए युवा सड़क पर उतर आए। जेन जी की क्रांति हो गई, क्योंकि करप्शन और नेपोटिज्म की वजह से नेपाल का बहुत बुरा हाल हो गया था। यानी जेन जी नारे लगा रहा है कि नेताओं के बच्चे गाड़ी में, गाड़ी पहुंची खाड़ी में। यानी नेताओं के बच्चे जो है ना, उन्हीं की वहां पर किस्मत चमक रही थी। बाकी युवा जो है वो ऐसे ही बैठा हुआ था। तो जो लोग यहां अरमान पाल रहे हैं कि भाई भारत में भी कैसा कुछ ऐसा हो जाए, वो खुद उन पार्टियों में हैं जहां परिवार ही पार्टी चला रहा है। वहां भी नेपो किड की कमी नहीं है और उनको नेपाल जैसा हाल चाहिए भारत के अंदर। इस तरह की बातें हुई हैं वहां पर नेपाल के अंदर, और इसका मतलब यह है कि बूढ़े नेताओं ने तो अति कर दी। अब शक्ति युवाओं के हाथ में होनी चाहिए। नेता के बच्चे के तो गाड़ी बंगला सब मिल जाता है, वो बाहर सेटल भी हो जाता है, लेकिन नेपाल के युवा को क्या मिला? यही सिस्टम बदलने के लिए नेपाल के युवाओं ने सरकार उखाड़ दी। नेपाल के जेन जी ने सरकार तो उखाड़ दी, तख्ता पलट तो कर दिया, लेकिन अब आगे क्या? नरेंद्र मोदी जैसा लीडर इन्हें कैसे मिलेगा, इसकी तलाश हो रही। नरेंद्र मोदी जैसा लीडर नेपाल को इसलिए चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार और परिवारवाद से ऊब कर ही भारत नरेंद्र मोदी को लाया था। अब नेपाल भी भ्रष्टाचार और परिवारवाद से ऊबकर क्रांति कर रहा है, तो उसे भी नरेंद्र मोदी की जरूरत दिख रही है। नेपाल के युवाओं ने लीडर का क्राइटेरिया तय कर दिया है कि देश जो भी चलाए, मोदी जैसा लीडर होना चाहिए। लेकिन यह लीडर होगा कौन नेपाल में? पहले बालेन शाह का नाम सामने आया था कि वो नेपाल के नए लीडर बन सकते हैं, लेकिन अब सुशीला कार्की का नाम सामने आया है कि वो नई पीएम बन सकती हैं। सुशीला कार्की कौन है? जिनका भारत से भी तगड़ा कनेक्शन है। इनकी पढ़ाई तो खुद ही भारत में हुई है। क्या नेपाल के जेन जी सुशीला कार्की के नाम पर तैयार हो जाएंगे? इसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि विद्रोह और तख्ता पलट के बाद अब नेपाल में क्या चल रहा है। क्या नेपाल में तख्ता पलट के साथ ही जो हुड़दंग और अराजकता शुरू हो गई थी, जो लूटपाट चलने लगी थी, जो आगजनी हो रही थी, जेल से कैदी भाग रहे थे, उसमें क्या कंट्रोल हो पाया है? नेपाल की सेना ने क्या एक्शन लिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन हालात के बीच नेपाल से क्या कह दिया है? पशुपतिनाथ मंदिर पे क्यों अटैक हुआ? भगवान के पीछे क्यों पड़े भाई, अगर नेता से गुस्सा थे? नेपाल में क्रांति करने वाले जेन जी की डिमांड क्या आ गई है? ये सब आज आपको बताऊंगा। नेपाल में जो क्रांति हुई वो नेपाल के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए कि अगर इस तख्ता पलट के बाद देश चलाने वाला नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता नेपाल को मिला, तो लोग कह रहे हैं कि वहां की भी किस्मत बदल जाएगी। नेपाल के युवा कह भी रहे हैं कि उन्हें भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। यानी नेपाल के लोगों को भी पता है कि मोदी है तो जैसे भारत में भ्रष्टाचार पर लगाम लगी, क्योंकि भाई नरेंद्र मोदी का मंत्र है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वैसे ही नेपाल के युवा अपने देश के नेताओं के करप्शन से बुरी तरह परेशान हो चुके हैं और उनको लगता है कि भाई ऐसा कोई लीडर नेपाल में आया तो वहां भी स्थिति बदलेगी। उसी गुस्से में तो उन्होंने मंत्रियों के घर जला दिए कि भाई ये भ्रष्टाचारी हैं। मंत्रियों को पकड़ पकड़ कर पीट दिया, मंत्रियों के घरे दफ्तरों को फूंक डाला, क्योंकि नेपाल का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही उनके हिसाब से करप्ट हो चुका था। आप देखिए कि मंगलवार को जब प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के ऊर्जा मंत्री के घर पर धावा बोला तो वहां से नोटों की गड्डियां मिली, जिसे भीड़ ने हवा में उड़ाया। दावा किया गया कि मंत्री के भ्रष्टाचार का पैसा। कल प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के घर को भी जला दिया था। अब उनके घर का भी एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें देउबा के घर से लोगों को जले हुए नोटों की गड्डियां मिली। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिख रहा है कि घर में जगह जगह जले हुए नोट बिखरे हुए हैं। अब एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि नेपाल के भ्रष्ट अधिकारी पब्लिक के गुस्से से बचने के लिए हेलीकॉप्टर पर लटक कर ही देश छोड़कर भाग गए। भाई उनको हेलीकॉप्टर में बैठने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हेलीकॉप्टर नीचे उतारेंगे, बैठेंगे, फिर उड़ेगा। ऊपरे ऊपर उनको हवा में टांग के ले गए। नेपाल में पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, गुस्सा जेन जी का कहा जा रहा है सब पर फूटा। और ऐसा इसलिए क्योंकि नेपाल के युवाओं को लगता था कि ये सारे नेता मिलकर एक दूसरे को भ्रष्टाचार के मामले में बचा लेते। नेपाल ने पहले की प्रचंड सरकार ने कुछ घोटाले की जांच शुरू की थी, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस के नेता शामिल थे।
लेकिन जांच शुरू होते ही दो बड़ी पार्टियों ने आपस की सियासी लड़ाई भूलकर हाथ मिला लिया और दोनों सत्ता में शेयरिंग करके आ गए। दो धुर विरोधी पार्टियों के एक साथ आकर सरकार चलाने से नेपाल में संदेश यह गया कि ये नेता, ये पार्टियां खुद के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए साथ आई। इसी वजह से नेपाल में जब जेनजी ने मौजूदा सरकार को उखाड़ना शुरू किया, संसद में आग लगाई, सचिवालय को फूंक दिया, तो सारे नेताओं के घरों में घुसकर उनके घरों को भी जलाया, फिर चाहे नेता किसी भी पार्टी का रहा। एक तो इतना करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम और दूसरा परिवारवाद। इससे नेपाल के युवाओं के दिमाग में बारूद भरता चला गया। नेता घोटाले करते रहे, अय्याशी की जिंदगी जीते रहे, अपने बच्चों को विदेश में सेट करते रहे। यह सब नेपाल का जेनजी देखकर उबल रहा था। किस तरह से नेपाल के मंत्री अय्याशी की जिंदगी जी रहे थे, पहले आप वो भी देखिए। आप ये वीडियो देखिए। ये नेपाल के एंटी करप्शन मिनिस्टर का घर है भाई। एंटी करप्शन मिनिस्टर का घर देखिए, महल से कम नहीं है, आलीशान महल नजर आ रहा है। ये नेपाल का आप देखिए, शीश महल का भी बाप लग रहा है। सोचिए अंदर क्या ही लग्जरी होगी। अपने मंत्रियों की इसी करप्शन की कमाई के खिलाफ नेपाल के युवाओं का गुस्सा फूटा। आप एक और वीडियो देखिए, नेपाल के डिप्टी पीएम का जरा घर देखिए। ये घर देखिए डिप्टी पीएम का। इसमें कल प्रदर्शनकारियों ने बवाल मचाया था। आप इस घर की विलासिता देखिए, जिसे देखकर नेपाल के युवा पूछ रहे हैं कि जिस देश के लोग गरीबी में जी रहे हैं, उस देश के मंत्री और नेता के पास इतना पैसा कैसे आ रहा है बॉस कि महल बना ले रहा है। महल ना है। आप देखिए भाई, जिस तरह से झूमर लगा है, जिस तरह का घर है। ठीक है, नेपाल में राजशाही रही है, लेकिन ये तो वहां पर चुनी हुई सरकार थी, उसके मंत्री थे। नेपाल के युवाओं का कहना है कि ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन ही उनकी आवाज को दबाने के लिए लगाया था। सोशल मीडिया पर नेपाल के युवा नेपो किड यानी नेताओं के उन बच्चों के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहे थे जो अय्याशी भरी जिंदगी जी रहे हैं, जबकि नेपाल के आम बच्चों को अच्छी शिक्षा तक नहीं मिल पा रही। नेपाल के युवा हैशटैग नेपो किड, हैशटैग नेपो बेबी, हैशटैग पॉलिटिशियंस नेपो बेबी नेपाल, इस तरह के हैशटैग के साथ अपने देश के नेताओं के बच्चों की लैविश लाइफस्टाइल शेयर कर रहे थे, उनके वीडियो शेयर कर रहे थे। सवाल उठा रहे थे कि टैक्स पेयर्स के पैसे से नेताओं के बच्चे अय्याशी कर रहे हैं। नेपाल का गरीब आदमी दिन रात मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा। तो यहां जो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत खुश हो रही हैं कि जो नेपाल में हुआ वो भारत में हो सकता है, पहले समझ तो लो कि हुआ क्या है। वहां जिस नेपो किड को लेकर गुस्सा भरा, यहां कौन नेपो किड है पहले आपस में तलाश लो। नेपाल में सोशल मीडिया पर नेताओं के बच्चों की शॉपिंग की तस्वीरें पोस्ट हो रही थी। कहा जा रहा था कि नेताओं के बच्चे विदेश से गुची के बैग लेकर लौटते हैं, लेकिन जनता के बच्चे ताबूतों में लौटते हैं। लोगों का इशारा उन युवाओं को लेकर था जो मजबूरी में रूस की सेना में भर्ती हो रहे हैं और यूक्रेन में मारे जा रहे हैं। नेपाल में सोशल मीडिया पर आलीशान जीवन शैली का आनंद लेते नेताओं और सरकारी अफसरों के बच्चों की तस्वीरों पर कमेंट हो रहे थे कि जिस देश के 19% युवाओं के पास नौकरी नहीं है, उस देश के नेपो किड्स जनता के टैक्स के पैसे से जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। नेपाल में इन्हीं सब वजहों से युवा सड़क पर आ गए। उन्हें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो देश को लूटते रहे और अपने बच्चों को बढ़ाते रहे। सरकार के भ्रष्टाचार से नाराज नेपाल के युवा मांग कर रहे हैं कि नेपाल में भी मोदी जैसा लीडर चाहिए। नेपाल का जेनजी बोल रहा है कि अगर मोदी जैसे नेता होते तो नेपाल की यह हालत ही नहीं होती। सुनिए एक बार क्या कह रहा है नेपाल का युवा। है ना, मोदी है ना, मोदी जैसा यहाँ पे सरकार चाहिए। अब बालन आ जाएगा तो अब यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको लगता है कि बालन ठीक कर देंगे सब कुछ? सब कुछ ठीक कर देंगे। मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है, विश्व का सबसे आगे रहता है ना। मोदी है ना, मोदी जैसा यहाँ पे सरकार चाहिए। अब बालन आ जाएगा तो अब यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको लगता है कि बालन ठीक कर देंगे सब कुछ? सब कुछ ठीक कर देंगे। मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है, विश्व का सबसे आगे रहता है। तो यहां जो इंडी गठबंधन के नेता अरमान पाल रहे हैं कि कहीं ऐसा कुछ भारत में भी हो जाए, मोदी हट जाए। भाई वहां नेपाल का युवा कह रहा है कि अगर मोदी जैसा नेता नेपाल में होता ना तो यह दिन ही नहीं आता। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाली भाषा में अपना मैसेज दिया। पीएम मोदी ने कहा कि नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है। कई युवाओं की जान जाने से मेरा हृदय अत्यंत व्यथित है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि सर्वोपरि है। मैं नेपाल के सभी भाइयों और बहनों से विनम्रता पूर्वक अपील करता हूं कि वो शांति और व्यवस्था बनाए रखें।
नेपाल के आंदोलन को लेकर एक बात यह भी हो रही है कि क्या युवाओं के आंदोलन को बाद में हाईजैक कर लिया गया। युवाओं का गुस्सा तो करप्शन के खिलाफ था ना भाई, लेकिन कई जगहों पर ऐसी हिंसा दिखी जो किसी की समझ से भी बाहर है। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल मचाया था। सरकारी इमारतें, सार्वजनिक संपत्ति, मंत्रियों के, नेताओं के घर, मीडिया दफ्तर, बड़े बड़े होटल, सब आग लगा दिए गए। काठमांडू का हिल्टन होटल तो अभी तक धधक रहा है बॉस। ये आप देखिए, हिल्टन होटल है, 5 स्टार होटल, ये 2 दिन से जल ही रहा है, इसकी आग ही नहीं बुझ पा रही भाई, ऐसा आग लगा है। कल इस होटल को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी, जहां ज्यादातर विदेशी पर्यटक ठहरते हैं, और इसलिए कहा गया कि भाई नेता से गुस्सा था, होटल काहे जला दिए भाई, वहां तो विदेशी पर्यटक आए हैं। काठमांडू में, नेपाल में स्पेशली कहिए कि टूरिज्म एक बड़ा रोजगार का साधन है, तो तुम टारगेट कर रहे हो अगर टूरिस्ट को, होटल्स को, कौन आएगा तुम्हारे यहां भाई। इसलिए कहा गया कि जेनजी का आंदोलन धीरे धीरे क्या हाईजैक हो गया। इसी तरह से नेपाल में भारतीय नागरिकों पर भी विरोध प्रदर्शन के नाम पर हमले हुए। नेपाल के पोखरा में एक भारतीय लड़की का वीडियो सामने आया जिसमें वो भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। रोते हुए बता रही है कि प्रदर्शनकारियों ने कैसे उनके होटल में आग लगा दी और वहां ठहरे भारतीयों की जान लेने की कोशिश की। इसी तरह से एक तस्वीर काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर की भी आई। बताया गया कि वहां पर भी हमला किया गया। मंगलवार को काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमले की कोशिश की थी, जिसका वीडियो भी आया था, जिसमें प्रदर्शनकारी मंदिर के प्रवेश द्वार पर चढ़कर अंदर घुसते दिख रहे थे। अब वहां क्या हालात हैं, पहले यह रिपोर्ट भी देखिए। भी जो है वो बंद कर दिए गए हैं। आज यहाँ पे आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। तमाम ऐसे लोग जो बाहर से आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, उन्हें आज यहाँ पे दर्शन करने को नहीं मिल सकता, क्योंकि कल जो उपद्रवी थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, वो जो है मंदिर तक पहुँच गए थे, मंदिर गेट तक पहुँच गए थे। लिहाजा आज जब सेना ने कल रात 10 बजे के बाद टेक ओवर किया, आज पूरे सड़कों पर सेना के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। उसकी वजह से जो है कर्फ्यू इलाकों में लगाई गई है। लिहाजा लोग घरों से बाहर न निकले, मंदिर तक न पहुँचे, इसकी व्यवस्था भी की गई है। और मंदिर के गेट्स भी आज जो है वो बंद कर दिए गए हैं, ताकि जो लोग हैं, आप लोग बाहर से हो, यहाँ से हो, कहाँ से आए हो? तो दर्शन हुआ क्या? कब किया आए थे आप? हम 9 को आए थे, कल आए थे। कल दर्शन किया था? कल दर्शन हुए थे। आज लेकिन बंद है ये? आज बंद है, लेकिन हमारा मंदिर से एक बंदा गायब है कल से, सुबह 9 बजे से उसको देख रहे हैं हम। कहाँ था वो? ये मंदिर दर्शन करके इसी जगह से। अच्छा, मिसिंग है वो? हाँ। क्या ये राजस्थान से है ये? पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर, और नेपाल एक जमाने में हिंदू राष्ट्र रहा। उस हिंदू राष्ट्र रहे नेपाल में अगर आप आंदोलन करें और पशुपतिनाथ मंदिर पर अटैक करने का प्रयास करें, तो सवाल नहीं उठेंगे कि यह कौन सा आंदोलन है बॉस। मंदिर ने क्या किया? मंदिर में आप क्यों घुसने का प्रयास कर रहे हैं, वहां क्यों तोड़फोड़ करना चाह रहे हैं? यह आप कल की तस्वीरें देखिए, जिसमें आप देखिए पशुपतिनाथ मंदिर का गेट तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये कौन सा आंदोलन है जेनजी का बॉस? मंदिर में आप क्यों घुस रहे हो, क्यों मंदिर तोड़ रहे हो? इसलिए कहा जा रहा है कि आंदोलन जेनजी का होते होते कुछ अराजक लोगों के आंदोलन का हिस्सा भी बन गया। साफ दिख रहा है कि आंदोलन हाईजैक हुआ, अराजकता का माहौल बढ़ता चला गया। विरोध प्रदर्शन की आड़ में जगह जगह हुड़दंग हुई। आप देखिए कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान नेपाल की जेलों पर भी हमले हुए और पूरे नेपाल में जेल ब्रेक की घटनाएं सामने। खबर है कि नेपाल के 18 जिलों में जेल ब्रेक हुआ, जिसमें 13,500 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। ये कौन सा आंदोलन है बॉस कि 13,000 कैदी छुड़ा लिया आपने? जेल ब्रेक कर रहे हैं आप देश को सुधारने की बात कर रहे हैं, और देश में जो लोग जेल में बंद हैं, जो आप कह सकते हैं कि भाई जो अपराधी हैं, उनको आप बचा रहे हो और बाहर ला रहे हो। नेपाल की बीरगंज जेल का वीडियो सामने आया, जहां कैदी जेल की दीवार तोड़कर भाग गए। जेल की दीवार में कितना बड़ा छेद कर दिया गया, आप उसकी तस्वीर देखिए बॉस, इतना बड़ा छेद कर दिए। इसी से कैदी निकले और कैदी भाग गए। अब सवाल यह है कि ये जेनजी का आंदोलन का हिस्सा है कि जेल में छेद करो और कैदियों को निकाल लो। काठमांडू की दिल्ली बाजार जेल का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जेल से कैदियों के भागने की कोशिश को नेपाल की सेना ने नाकाम कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि भागने की कोशिश करते कैदियों को सेना के जवान बातचीत करके समझा रहे हैं, और जेल के गेट के बाहर जवान हथियार लेकर तैनात। नेपाल की जेल से भागे 5 कैदियों को भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते हुए सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी पकड़ा। यूपी के सिद्धार्थनगर बॉर्डर पर यह गिरफ्तारियां हुई। भारतीय सुरक्षा बलों को पहले ही अंदाजा था कि ये लोग भाग रहे हैं नेपाल से, ये भारत में ही घुसेंगे, तो वो तैयार थे। इसलिए भारत नेपाल सीमाओं पर सतर्कता और बढ़ा दी गई है, क्योंकि 13,000 कैदी भागे हैं
उनके लिए सबसे आसान है भारत में घुस जाना। तो भारत के लिए अलग संकट है। नेपाल की सेना के कमान संभालने के बाद नेपाल में आज हालात काफी हद तक सुधरे हुए थे, जिसके बारे में आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक तस्वीर देखिए। मंगलवार को पूरे दिन इतना तांडव मचा कि पूरी रात भी नेपाल जलता रहा। यह वीडियो में जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं जलते हुए, ये नेपाल का सिंह दरबार है, जो नेपाल सरकार का सचिवालय है। यहीं पर नेपाल सरकार के सारे मंत्रियों के दफ्तर हैं। कल तक यहीं से ओली सरकार चलती थी, जिसे नेपाल की जनता ने उखाड़ फेंका। प्रदर्शनकारियों ने कल सुबह सिंह दरबार को आग के हवाले किया था, जहां रात भर, आप देखिए, रात भर आग की लपटें उठती रहीं। इस तरह की आग लगाई गई। 2 दिन चले हिंसक प्रदर्शनों में 23 लोगों की मौत हो गई और अब नेपाल की सेना ने मोर्चा संभाला। 2 दिन बाद नेपाल की सेना सड़क पर आई मोर्चा संभालने। नेपाल के आर्मी चीफ ने लास्ट वार्निंग दे दी है कि अगर किसी सार्वजनिक संपत्ति को अब नुकसान पहुंचाया तो बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद आज नेपाल में कैसे हालात हैं उसकी तस्वीर देखिए। यह पहली तस्वीर नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत कई जगहों पर कर्फ्यू जारी होने की है। सेना चप्पे चप्पे पर अब नजर रख रही है। सड़कों पर तैनात जवान घरों से बाहर निकलने वाले हर शख्स से पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि सेना 2 दिन से कहां थी? अगर वो आ गई होती तो क्या स्थिति कंट्रोल में हो सकती थी? दूसरी तस्वीर नेपाल के कांतिपुर की है, जहां नेपाल के युवा सड़कों पर उतरकर सफाई अभियान में जुटे। कल हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों की निशानियों को हटाया जा रहा है, सड़कों को साफ किया जा रहा है। आज नेपाल में कुछ शांति है, लेकिन तबाही की निशानियां मौजूद हैं, जो बता रही हैं कि 2 दिन चली हिंसा की आग में नेपाल कितनी बुरी तरह झुलसा। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की 2 तस्वीरें अब आपको दिखाता हूं। एक कल की है और एक जब सुप्रीम कोर्ट की मेन बिल्डिंग आग की लपटों में गिरी हुई थी, और दूसरी आज की है जिसमें आग तो बुझ चुकी सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन बिल्डिंग जो है वो आप देखिए कितनी बुरी तरह से जल गई है। बताया जा रहा है कि आगजनी में सुप्रीम कोर्ट के सारे कंप्यूटर और 25,000 केस के फाइलें जलकर खाक हो चुकी। आज नेपाल की संसद की 2 तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। एक तस्वीर कल की है और एक तस्वीर आज की है। कल जब संसद पर धावा बोला गया था, आग लगा दी गई थी, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं बाईं तरफ। और तस्वीर दूसरी जो आप देख रहे हैं दाहिनी तरफ, इसमें जला हुआ संसद भवन बुरी तरह से तबाह हो चुका है। यह साफ दिखता है। नेपाल की संसद तो पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए वहां से, फिर आपको बताता हूं कि जेन जी अब क्या डिमांड लेकर सामने आया है। आग के हवाले पूरी बिल्डिंग को कैसे किया, और देखिए तस्वीरें किस तरीके से आपको हर तरफ ये जो है कांच जो है बिखरा पड़ा है। ये बिल्डिंग को तोड़ा गया है और देखिए किस तरह से अंदर की तस्वीरें कितनी भयावह है। ये बड़ी बिल्डिंग पूरी काली हो चुकी है, जलकर खाक हो चुका आप कह सकते हैं। जिस तरह आप जहां भी देखेंगे, एक बार अपने कैमरा पर्सन कहें कि वो तस्वीरें आपको दिखा पाए शायद, ये बिल्कुल काली हो गई है पूरी दीवारें यहाँ की आग के से जलाई है। जो झूमर आप देखिए किस तरह से लगे हुए थे, ये सब कुछ किस तरह से तहस नहस किया गया है। ये कमरे अगर हम आपको लेके आए बिल्डिंग के अंदर तो आपको दिखा पाए हम कि देखिए कैसे जो यहाँ के कमरे हैं वो सब कुछ जल चुके हैं, तहस नहस हो चुका है, सब कुछ एक तरह से बर्बाद हो चुका है। देव से कहेंगे एक बार इधर आकर दिखाएं। देखिए पूरी बिल्डिंग किस तरह से कोलैप्स हुई है, पूरी की पूरी छत कोलैप्स हो गई है और देखिए धुआं निकल रहा अभी भी। हिस्सों में इसमें आग जल रही है। ये दिखाने ये जो बिल्डिंग है पार्लियामेंट का सबसे खास हिस्सा होता है, हॉल जिसे आप कहते हैं, जहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठते हैं, यहाँ जो बड़े फैसले होते हैं। देखिए किस तरह की तस्वीरें इस हॉल की हैं, बहुत ही परेशान कर सकती है ये तस्वीरें। ये सोचने पे मजबूर कर सकती हैं कि किस तरह के हालात जो है यहाँ पर बने हुए हैं, किस तरह की कंडीशन यहाँ पर है। यानी पूरी संसद तबाह हो गई। नेपाल में भयंकर तबाही मचाई गई। सेना के एक्टिव होने के साथ ही नेपाल के हालात को कंट्रोल में लाने की कोशिश हो रही है। हालांकि जेनजी आंदोलनकारी अपनी डिमांड पूरी होने तक हटने को तैयार नहीं है। उनकी डिमांड क्या है भाई? उनकी डिमांड है कि आंदोलन में मारे गए सभी लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए, शहीदों के परिवार वालों को सम्मान, अभिनंदन और राहत दी जाए, सरकार से जुड़ी वर्तमान प्रतिनिधि सभा को बर्खास्त कर दिया जाए, नेपाल के संविधान में संशोधन हो या इसे फिर से लिखा जाए, अंतरिम अवधि खत्म होने के बाद स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं, पिछले 30 साल में नेताओं ने जितनी संपत्ति लूटी है उसकी जांच की जाए, नेताओं की अवैध संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा और संचार से जुड़े संस्थानों का पुनर्गठन, बेरोजगारी, पलायन और सामाजिक अन्याय खत्म करने के लिए कार्यक्रम चलाया जाए। नेपाल में पुरानी सरकार का तो तख्ता पलट हो गया। पीएम से लेकर मंत्री तक सब भाग गए। अब अंतरिम सरकार के गठन की चर्चा चल रही। जेनजी आंदोलनकारियों ने अंतरिम सरकार के मुखिया के सिलेक्शन के लिए ऑनलाइन मीटिंग आयोजित की, जिसमें 5,000 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया।
इस बैठक में अंतरिम सरकार के मुखिया के लिए कई नामों पर वोटिंग करवाई गई, जिनमें कौन कौन से नाम है भाई। एक नाम है सुशीला कार्की का, उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले। सुशीला कार्की ने पीएम बनने के लिए शर्त रखी है। 1000 लिखित साइन होने पर ही कह रही हैं कि मैं पीएम बनूंगी। अब तक सुशीला जी को 3500 से ज्यादा समर्थन पत्र मिले हैं। नेपाल के जेनजी आंदोलनकारियों ने पीएम बनने के लिए सबसे पहले बालेन शाह से अपील की थी। बालेन शाह काठमांडू के मेयर हैं और इस आंदोलन के पोस्टर बॉय हैं, लेकिन बालेन शाह ने आंदोलनकारियों की अपील का जवाब ही नहीं दिया। आंदोलनकारियों ने कहा कि बालेन शाह ने उनका फोन ही नहीं उठाया, जिसके बाद वोटिंग कराई गई। जिन सुशीला कार्की को नेपाल के युवाओं के सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं वो कौन है और क्यों जेनजी की पसंद बन रही है, अब आपको यह भी बताता हूं। सुशीला कार्की नेपाल की पहली मुख्य न्यायाधीश रही हैं। भ्रष्टाचार के मामलों पर सख्ती के लिए जानी जाती हैं। 2006 में संविधान मसौदा समिति की सदस्य थी। महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती रही हैं। सुशीला कार्की का भारत से भी कनेक्शन रहा है। सुशीला कार्की ने BHU से यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र की डिग्री ली है। हालांकि सुशीला कार्की के नाम पर पूरी सहमति बन पाएगी, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी हो, लेकिन नए पीएम के तौर पर सुशीला कार्की का नाम इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। नेपाल में जो आंदोलन हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, उसके पीछे बहुत से लोग सोशल मीडिया पर नेपाली दैवीय शक्ति को भी वजह बता रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहों तक पर चर्चा हो रही है। दैवीय शक्तियों की अनदेखी की गई, ऐसी बातें कही जा रही और कहा जा रहा है कि इसी वजह से नेपाल का यह हाल हो गया। कई लोग नेपाल की इन घटनाओं को कुमारी देवी से जोड़कर देख रहे हैं। कुमारी देवी की नेपाल में बहुत पुरानी मान्यता है। कहा जाता है कि कुमारी देवी के चेहरे पर अगर कोई एक्सप्रेशन आ जाता है तो उससे तबाही आती है। कुमारी देवी कौन है और उनको लेकर क्या मान्यता है वो आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको दिखाते हैं कुमारी देवी के चेहरे पर आए भावों की वजह से क्या हुआ, यह दावा किया जा रहा है। ये तस्वीरें पिछले साल की हैं, जब कुमारी देवी की यात्रा निकल रही थी। उस दौरान कुमारी देवी गिर पड़ी थी। इस घटना के बाद नेपाल में बाढ़ बारिश से भारी तबाही हुई थी। अब एक और तस्वीर देखिए जो इसी साल की है। इसमें कुमारी देवी की आंखों में आंसू दिख रहे हैं, चेहरे पर रोने वाला भाव दिख रहा है। और इसी साल नेपाल में जेनजी ने आंदोलन कर दिया, नेपाल का तख्ता पलट हो गया। नेपाल में लोग चर्चा कर रहे हैं कि कुमारी देवी ने पहले ही अनहोनी की आशंका जता दी थी। उनकी आंखों में आंसू इसी के संकेत थे। यानी जब पिछले साल कुमारी देवी गिरी तो बाढ़ बारिश से नेपाल तबाह हुआ, और इस साल कुमारी देवी की आंखों में आंसू आए तो पूरा नेपाल जल उठा, सरकार तक गिर गई। ये लोग चर्चा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कुमारी देवी हैं कौन और कैसे नेपाल में कुमारी देवी की पूजा शुरू हुई, इतनी मान्यता है। कुमारी देवी की पूजा की परंपरा नेपाल में 12वीं या 13वीं शताब्दी में शुरू हुई। मल्ल वंश के राजा जयप्रकाश मल्ला देवी तालेजू के साथ शतरंज खेला करते थे। एक बार राजा ने गलती से देवी को मानवीय भावनाओं से देखा। इससे क्रोधित होकर देवी ने कहा कि अब वो राजा की पूजा स्वीकार ही नहीं करेंगी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने देवी से क्षमा मांगी। इस पर देवी ने राजा के सपने में आकर कहा कि वो शाक्य या वज्राचार्य समुदाय की एक बच्ची का चयन करें। उस बच्ची के अंदर देवी अवतरित होंगी। तब से यह परंपरा चली आ रही है। नेपाल में एक बच्ची को कुमारी के रूप में चुना जाता है और मासिक धर्म शुरू होने तक उनकी पूजा की जाती है। अब आपको यह भी बताता हूं कि कुमारी देवी का चयन कैसे किया जाता है। कुमारी देवी के तौर पर बच्ची का चयन शारीरिक और ज्योतिषीय मानदंडों के आधार पर होता है। मान्यता है कि मासिक धर्म शुरू होने तक देवी बच्ची के शरीर में वास करती है। मासिक धर्म शुरू होने के बाद देवी बच्ची का शरीर त्याग देती है, जिसके बाद कुमारी की पूजा देवी के रूप में नहीं होती। कुमारी देवी को दुर्गा या तलेजू भवानी का जीवित अवतार माना जाता है। कुमारी देवी को जमीन पर पैर रखने की भी अनुमति नहीं होती। पुजारी और भक्त कुमारी देवी को गोद में लेकर यात्रा में जाते हैं। मान्यता है कि कुमारी देवी के चेहरे पर किसी भी तरह के हाव भाव नहीं होने चाहिए। अगर हाव भाव बदले इसका मतलब कुछ संकट आने वाला है। और इसीलिए आप देखिएगा कि जो पिछले बार की तस्वीर है जिसमें वो गिर गई थी, इस बार की तस्वीर है जब आंखों में आंसू हैं, तो उसी को मान लिया गया कि भाई नेपाल में जो हो रहा है ये इसी वजह से हो रहा है। कुमारी देवी की पूजा नेपाल के नेवारी समुदाय की अनोखी धार्मिक परंपरा है। लोग कुमारी देवी की झलक पाने के लिए दरबार स्क्वायर पर कुमारी देवी के घर के बाहर इकट्ठा होते हैं। लोगों का मानना है कि जीवित देवी के दर्शन मात्र से सौभाग्य प्राप्त होता है। नेपाल में मान्यता है कि कुमारी देवी के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। चेहरा एकदम सपाट और भावहीन होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है जब कुमारी देवी के चेहरे पर एक्सप्रेशन आए हैं। कभी आंख में आंसू, कभी वो अचानक सिर पकड़ लेती हैं, तो कभी दर्द से आंख बंद कर लेती हैं।
कुमारी देवी के चेहरे पर आने वाले हर एक्सप्रेशन का मतलब वहां के लोग अनहोनी मानते हैं। अगर कुमारी देवी रो रही हैं या जोर से हंस रही हैं तो इसका मतलब गंभीर बीमारी या मृत्यु या आपदा को माना जाता है। अगर कुमारी देवी रोती हैं या आंखें मलती हैं तो इसका मतलब फौरन मौत या जीवन का आखिरी दिन माना जाता है। अगर कुमारी देवी कांप रही हैं तो इसका मतलब जेल की सजा माना जाता है। यह नेपाल में लोगों में जो मान्यता है वो आपको बता रहा हूं।